चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में। और अगर मैं आपको इस बैंक के बारे में बताऊं तो ये बैंक के पास 100 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, यानी कि बहुत पुराना प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दोस्तों डिटेल में जाने से पहले जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ने पिछले कुछ सालों के अंदर कैसा परफॉर्म किया था, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे थे, लेकिन अब हम डिटेल में जाते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों अगर मैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो इसको नाडर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1921 के अंदर। हालांकि इसके बाद इसका नाम चेंज हो गया 1962 के अंदर और इसका नया नाम रखा गया तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और इसको उसी टाइम पे आरबीआई ने लाइसेंस भी दिया था बैंकिंग बिजनेस रन करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इस बैंक के पास 100 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपना बिजनेस रन करने के लिए। अब दोस्तों जब भी किसी बैंक के बिजनेस की बात की जाती है तो एडवांसेस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं कि बैंक अपना लोन कहां पे कौन से सेक्टर में दे रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि आने वाले टाइम में बैंक कैसे ग्रोथ कर सकता है। चलिए अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि अगर मैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एडवांसेस की बात करूं तो कौन कौन से सेक्टर में इनका कितना % डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एडवांसेस का ब्रेकअप दिखाया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो इनका एक्सपोजर है वो एमएसएमई सेक्टर में है, जहां पे इनके एडवांसेस का 37.4% हिस्सा लगा हुआ है। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे भी बैंक का काफी अच्छा एक्सपोजर है जो कि 29.7% का है। रिटेल के अंदर भी बैंक का जो एक्सपोजर है वो 20.4% के आसपास का है और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा 12.5% का है वो बैंक का एडवांसेस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि बैंक का एडवांसेस कहां पे कौन से सेक्टर में है। अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इन सेक्टर्स के बारे में कि इन सेक्टर्स के अंदर कंपनी कौन कौन से तरीके के लोन्स देती आई है। और सबसे पहले मैं बात करता हूं रिटेल सेक्टर के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिटेल सेक्टर के बारे में तो रिटेल सेक्टर में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक अलग अलग तरीके के लोन देता है, जहां पे प्राइमरली यहां पे होम लोन, ऑटो लोन और इसके अलावा एजुकेशनल लोन दिए जाते हैं। दोस्तों अगर रिटेल सेक्टर के अंदर अगर हम एडवांसेस के शेयर की बात करें तो यहाँ पे 19% हुआ करता था या आज से 2 साल पहले, जो कि अभी बढ़ के 20.39% हो गया है। यानी कि रिटेल सेक्टर के अंदर बैंक का अच्छा फोकस है। और यहाँ पे अगर मैं कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पे CAGR ग्रोथ जो 12% के ऊपर का देखा गया है। दोस्तों रिटेल के बाद अब हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर के बारे में, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यहाँ पे अलग अलग तरीके के सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग तरीके की सर्विसेज होती हैं जहां पे बैंक लोन देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बिजनेसेस की बात करूं तो नॉर्मली यहाँ पे ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज तरीके का बिजनेस दिया जाता है, जहां पे कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। अगर मैं टोटल एडवांसेस की बात करूं तो सबसे बड़ा शेयर यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर का ही है। अगर हम इस सेक्टर में पिछले 3 साल के ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का 8% से ज्यादा का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया है। एमएसएमई सेक्टर के बाद अब मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कंपनी का एक्सपोजर है एडवांसेस का वो 29.7% के आसपास का है। अगर मैं 2 साल पहले का ही नंबर देखूं तो वो 24% हुआ करता था। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने अच्छा ग्रोथ किया है। अगर मैं यहाँ पे 3 साल का कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 19% से ज्यादा का ग्रोथ देखा गया है। तो यानी कि ये एक वैसा सेक्टर है जहां पे कंपनी ने काफी ज्यादा फोकस रखा है और काफी अच्छा ग्रोथ भी करके दिखाया है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में। आपने रिसेंट 5-6 साल में देखा होगा कि बहुत से बैंक्स ने अपना फोकस कॉर्पोरेट साइड से हटा के रिटेल साइड पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके मल्टीपल रीजंस थे। यहाँ पे हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखी जिन बैंक्स का बहुत बड़ा एक्सपोजर था कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब आपकी एक बड़ी पार्टी लोन देने से मना कर देती है तो बैंकिंग के फाइनेंशियल्स बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट होते हैं। वहीं पे रिटेल सेक्टर की बात करूं तो वहां पे फेलियर भी कम होता है और बैंक के ऊपर उतना बड़ा असर भी नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर मैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करूं तो यहाँ पे इनका एक्सपोजर 18% के आसपास हुआ करता था कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, जो इन्होंने अभी कम करके 12.4% के आसपास कर दिया है। तो यहाँ पे हमने अभी तक बात किया बैंक के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर एडवांसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और वहां पे कैसा ग्रोथ देखा गया। अब बात करते हैं कि बैंक का प्रेजेंस कैसा है, यानी कि बैंक के कितने ब्रांचेस हैं, कितने एटीएम्स हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि बैंक के पास एज ऑन 31 मार्च 2022 509 ऑपरेशनल ब्रांचेस हैं, 12 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, 1141 एटीएम मशीन्स हैं। इसके अलावा 282 कैश रिसाइकलर मशीन्स हैं और
101 ई लॉबीज हैं। ई लॉबीज वो होती हैं जहां पे आप जाके मशीन्स होती हैं जहां पे आप पैसा निकाल भी सकते हैं, चेक डिपॉजिट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आप ई लॉबी से ले सकते हैं। तो बैंक का अभी तक का अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो मेजर कंसंट्रेशन साउथ इंडिया के अंदर है। वहां पे भी 80% के आसपास का कंसंट्रेशन बैंक का सिर्फ तमिलनाडु के अंदर ही है। दोस्तों अगर मैं टोटल डिपॉजिट से एडवांसेस की बात करूं तो वहां पे तमिलनाडु अकेले स्टेट का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 75% के आसपास का है। अब दोस्तों मैं थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं आपको तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कंपनी के पास 5 मिलियन से ज्यादा कस्टमर हैं और उन 5 मिलियन कस्टमर्स में से 79% ऐसे कस्टमर है जो बैंक के साथ पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। यानी कि कस्टमर्स कम है बैंक के पास लेकिन उनका रिटेंशन बहुत ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों ये जो 79% रिटेन कस्टमर्स हैं वो इनके टोटल डिपॉजिट्स में 78% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करते हैं और जो टोटल एडवांसेस देते हैं वो भी 65% यही रिटेन कस्टमर्स ले लेते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी के पास काफी बड़ा वैल्यू प्रॉप है रिटेन कस्टमर्स का, जो काफी कंट्रीब्यूशन करते हैं बैंक को नॉर्मली ऑपरेशनल रखने में और आने वाले टाइम में ग्रो करने में। दोस्तों अगर मैं टोटल डिपॉजिट्स की बात करूं तो कंपनी का टोटल डिपॉजिट 36,000 करोड़ के आसपास का था और वहां पे पिछले 2 साल में 10% से ज्यादा का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा जा सकता है और अभी ये नंबर 44,000 करोड़ से ऊपर चला गया है। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट यानी कि कासा रेशो की बात करूं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब भी आप बैंक्स के बारे में बात करते हैं, तो इनका 25% के आसपास था जो अभी बढ़ के 30% हो गया है। नॉर्मली बाकी बैंक्स का, जो अच्छे बैंक्स होते हैं उनका 35-40% के आसपास का भी कासा रेशो देखा जा सकता है। जितना ज्यादा कासा रेशो होता है किसी भी बैंक का उतना कम कॉस्ट में बैंक को पैसा मिलता है, जिसको अगर बैंक लोन देगा तो बैंक का मार्जिन ज्यादा अच्छा होगा, बैंक का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो कासा रेशो किसी भी बैंक का जितना ज्यादा होगा वो उस बैंक के लिए बेटर होगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं ग्रोस एनपीएस के बारे में। ग्रोस एनपीएस आपको बताते हैं कि कंपनी का वो कितना परसेंट लोन बुक है जो कि अच्छा नहीं है। तो ये नंबर 3% के ऊपर हुआ करता था जो कि करंटली 1.5% के आसपास आ चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बैंक के लिए। ग्रोस एनपीएस के बाद अब मैं बात करता हूं नेट एनपीएस की, और कंपनी का नेट एनपीए 0.95% के आसपास का है। अगर मैं इसको इसके पीयर से कंपैरिजन करूं उसके कंपैरिजन में इनका नेट एनपीएस काफी कम है। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि बाकी बैंक के कंपैरिजन में कंपनी का ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रोस एनपीए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का 1.69% है, वहीं पे सिटी यूनियन बैंक का 4.70%, डीसीबी 4%, फेडरल बैंक 2.8%, करूर वास्या बैंक 5.96%, कर्नाटका बैंक 3.9%। तो यानी कि बाकी सभी बैंक के कंपैरिजन में इनका ग्रॉस एनपीए काफी कम है, यानी कि इनके लोन बुक की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं पे अगर हम बात करें नेट एनपीएस की तो वो भी नंबर बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू एनी अदर बैंक। अभी तक हमने बात किया कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, क्या क्या प्रोज हो सकते हैं और क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की, यानी कि प्रोज क्या है यहाँ पे इन्वेस्ट का, कि कंपनी का जो लेगेसी है 100 ईयर्स का वो सभी बैंक से अलग है। यानी कि पिछले 100 सालों में कंपनी ने प्रूव किया है कि ये एक अच्छा बैंक रन कर सकते हैं और ये रन कर रहे हैं पिछले 100 ईयर्स में, और उसके बाद भी इनका ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए काफी ज्यादा कम है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रो है कि बैंक मेनली कंसंट्रेटेड है तमिलनाडु के अंदर, और अगर मैं बात करूं पिछले 2-3 साल का तो तमिलनाडु का जो जीडीपी है वो 11% से ग्रो किया है, और बाकी अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 8% से ग्रो किया है। यानी कि लोकेशनल एडवांटेज भी है बैंक के पास। थर्डली दोस्तों अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें जो कि किसी भी बैंक का बैकबोन होता है, तो बैंक का डिपॉजिट्स काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, और इसके अलावा जो इसका मैनेजमेंट है वो डिपॉजिट्स को भी ग्रो कर रहा है, लेकिन डिपॉजिट्स को कम कॉस्ट में ग्रो कर रहा है। तो बैंक का जितना डिपॉजिट कम कॉस्ट में ग्रो करेगा उतना बैंक का निम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होगा जब बैंक उसी पैसे को आगे किसी को लोन में देगा। लास्टली दोस्तों अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें, जैसे कि हमने कंपेयर भी किया था, तो कंपनी का एसेट क्वालिटी काफी अच्छा है। इनका ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू एनी अदर बैंक। दोस्तों बात करते हैं कॉन्स की, कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन कौन से रिस्क हैं जिनको आपको आने वाले टाइम में देख लेना चाहिए। सबसे पहला रिस्क है कंसंट्रेशन रिस्क। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका टोटल डिपॉजिट्स और एडवांसेस में 75% कंट्रीब्यूशन सिर्फ तमिलनाडु का है। सो आने वाले टाइम में अगर इन्वेस्टर्स यहाँ पे ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं तो बैंक को सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में अपने रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे और कैसे आने वाले टाइम में बाकी स्टेट्स के अंदर फैल सकते हैं। तो ये चीज आपको काफी ध्यान से देख लेनी चाहिए कि आने वाले टाइम में बैंक अपने आप को कैसे डाइवर्सिफाई करता है। दोस्तों सेकंड काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को उम्मीद है कि आरबीआई उनका बैन हटा देगा जो कि नई ब्रांचेस खोलने के ऊपर लगा हुआ था। अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे हर बैंक के ऊपर काफी
स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो कि आरबीआई के द्वारा लगाए जाते हैं ताकि वो इन्वेस्टर्स को, यानी कि जो लोग वहां पे पैसा रखते हैं, उनको सेफगार्ड कर सके। और यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम होने की वजह से आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के ऊपर नई ब्रांचेस खोलने के ऊपर रोक लगा दी थी। लेकिन यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि जब यहाँ पे बैंक पैसा रेज कर लेगा तो उसके बाद ये नई ब्रांचेस खोल पाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 91 to 97% जो ब्रांचेस हैं इस बैंक की वो लीज के ऊपर हैं। तो जब यहाँ पे लीज खत्म होगा तो क्या इनको शिफ्ट करना पड़ेगा और ये इनके बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे इंपैक्ट करेगा, वो एज ए इन्वेस्टर आपको जान लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं बैंक के फाइनेंशियल्स के बारे में, यानी कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। एसेट्स की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर बैंक के पास 40,500 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि अभी करंटली बढ़ के 52,858 करोड़ के हो गए हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो बैंक का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, जो कि 3,600 करोड़ हुआ करता था, जो करंटली बढ़ के 4,600 करोड़ पे पहुंच चुका है। अगर मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूं, जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी बैंक के लिए, वहां पे भी अच्छी ग्रोथ देखी गई है, जो कि 3.65% से बढ़ के 4.1% पे आ गया है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 7% से बढ़ के 16%, जो कि एक आउटस्टैंडिंग नंबर माना जा सकता है। दोस्तों अगर मैं बैंक के पीई रेशियो की बात करूं तो वो 9.2 के आसपास का है। अगर मैं इसको इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कंपेयर करता हूं तो वहां पे नंबर 11 के आसपास का है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बैंक का पीई रेशियो कम है, जो कि एक अच्छी बात मानी जा सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां पे हमने आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बताया तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में, और आपको ये बताया कि बैंक कैसा परफॉर्म करता है, बैंक का बिजनेस कैसा है, रिसेंट टाइम में ग्रोथ कैसा किया है। इसके अलावा आपको हमने यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बताया। तो मैं आपको वीडियो के एंड में एक बार फिर से बता देता हूं कि हम जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी एसेट को बाय एंड सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देते।